आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। पीएम मोदी ने की मन की बात, पर्यावरण, विकास और G20 पर की बात। पीएम मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए बड़ा अवसर। बजट के पहले होने वाली बैठक का केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने किया बहिष्कार, अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त वक्त देने की मांग की। अरविंद केजरीवाल के निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद को विकास करने वाला और भाजपा को गाली और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाला बताया। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तेज हुई जुबानी जंग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं केजरीवाल। लेखक चेतन भगत पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा। चेतन भगत को कहा, खराब सोच वाला, मी टू की भी दिलाई याद। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलकासिन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 का जिक्र किया, साथ ही पीएम मोदी ने भारत के विकास का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि पीएम ने भारत के विकास, भारत के म्यूजिक की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या सतत विकास, भारत के पास इन सभी चुनौतियों का समाधान। पीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ा अवसर बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। G20 में आने वाले लोग भले ही एक प्रतिनिधि के रूप में आए, लेकिन वे भविष्य के पर्यटक भी हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में झारखंड के संजय कश्यप का भी जिक्र किया, जिनको अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा। पीएम ने कहा कि संजय कश्यप अब झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। वहीं शीतकालीन सत्र बजट पेश होने के पहले 28 नवंबर को बजट के पहले पूर्व विचार विमर्श की बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय श्रमिकों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ डिजिटल तरीके से होने वाले बजट पूर्व विचार विमर्श का बहिष्कार करने का निर्णय किया। 10 श्रमिक संगठनों के इस मंच ने वित्त मंत्री के साथ आमने सामने की बैठक करने और उन्हें अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त वक्त देने की मांग की है। बजट से पहले उन पर मंथन पर हर साल होने वाली प्रक्रिया में इसमें अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि सुझाव देते हैं और बजट के लिए अपनी मांगे रखते हैं। मंच ने शुक्रवार को भेजे पत्र में लिखा कि प्रत्येक केंद्रीय श्रमिक संगठनों को केवल 3 मिनट का समय बोलने को मिला है, जिसकी अनुमति दी जाएगी। ये एक मजाक है और इस तरह के घटिया मजाक का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं। हम 28 नवंबर 2022 के प्रस्तावित वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले शुक्रवार को भी इस मंच ने पत्र भेजकर वित्त मंत्रालय को कहा था कि कोविड संबंधित पाबंदियों में पूरी तरीके से छूट मिलने के बावजूद इस बैठक को डिजिटल तरीके से बुलाने पर हम निराश हैं। उस पर भी 12 से अधिक श्रमिक संगठनों को विचार विमर्श के लिए महज 75 मिनट का वक्त दिया गया है। इसका मतलब ये हर संगठन को अपनी बात रखने के लिए 5 मिनट से भी कम का वक्त मिलेगा। वहीं गुजरात चुनाव अपने चरम पर है और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तीखी हो चली है और अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बाकायदा ट्वीट के जरिए हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो वाले ट्वीट को हिंदी में रीट्वीट करते हुए कहा, गंदी गालियां, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार या गंदी राजनीति चाहिए तो उन्हें वोट दो। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क चाहिए तो मुझे वोट दो। वहीं योगी आदित्यनाथ के ट्वीट किए गए वीडियो का कैप्शन था, आम आदमी पार्टी का ये नमूना जो दिल्ली से आया है वास्तव में आतंकवाद का हमदर्द है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर आया है जिसमें सीएम योगी ने केजरीवाल को आतंकवाद का समर्थक बताया था, जिसके जवाब में केजरीवाल ने खुद को विकास करने वाला और भाजपा के नेताओं को गाली और गुंडागर्दी की राजनीति से जोड़ा है और उनके खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति के रूप में खुद को पेश किया है। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहाँ दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है,
और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चुनाव को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए बीजेपी के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। खुद हरियाणा के सीएम भी इस कैंपेन में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला भी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं। हरियाणा के सीएम ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपरीत खुद को दिल्ली का मालिक मानते हैं, जो खुद को इस राष्ट्र का सेवक मानते हैं। मनोहर लाल खट्टर दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में राष्ट्रीय राजधानी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खट्टर ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगातार 3 रैलियों को संबोधित किया। कृष्णनगर में शुरू होकर वो शहादरा गए और शनिवार को पुराने राजेंद्र नगर में अपना कार्यक्रम समाप्त किया। वहीं यूपी में भले ही उपचुनाव होने वाला हो, लेकिन राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है। बीजेपी और सपा के बीच लड़ाई की टक्कर है। दोनों ही पार्टियों के नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता में मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजना को लेकर काफी उत्साह है और ये योजना भाजपा को उपचुनाव में विजय दिलाएगी। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में चल रही कानून व्यवस्था की जनता प्रशंसा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के उत्साह से लग रहा है कि तीनों उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की टोली बनाई गई है जो जनता के बीच जाकर काम कर रही है और खासकर आगरा नगर निगम में 3 इंजन वाली सरकार है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा रविवार को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर पहुंची। इस दौरान समाज के अलग अलग तबके के लोगों के साथ एक दिव्यांग व्यक्ति भी यात्रा में शामिल हुआ और राहुल कुछ देर के लिए उसकी व्हील चेयर ढकेलते हुए नजर आए। यात्रा में हिस्सा लेने के बाद दिव्यांग मनोहर ने बताया कि उन्होंने राहुल से कहा कि अब देश बदलना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा रविवार को मध्य प्रदेश में 5वें दिन में प्रवेश कर गई। इसमें शामिल लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में रात्रि विश्राम के बाद राहुल की अगुवाई में पैदल चलना प्रारंभ किया। यात्रा राव के उपनगरीय क्षेत्र से गुजरते हुए इंदौर पहुंची। राव में यात्रा के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछाई गई थी। इसी बीच पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि इंदौर में यात्रा की सुरक्षा के लिए 1400 कर्मियों को तैनात किया गया है और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि तंग गलियों और घनी आबादी वाले राजबाड़ा क्षेत्र में 12 जर्जर मकानों को अस्थायी तौर पर खाली करा लिया गया है ताकि इनके कारण यात्रा के दौरान किसी हादसे की आशंका को समाप्त किया जा सके। वहीं बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद अब किसी पहचान की मोहताज नहीं रही हैं। अपने हटके ड्रेसिंग सेंस से वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक के बीच उनके चर्चे हैं। हाल ही में देश के मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर एक कार्यक्रम में उन पर निशाना साधा था। चेतन भगत ने यहां तक कह दिया कि उर्फी के लुक्स और वीडियो युवाओं का ध्यान भटका रहे हैं। चेतन भगत की ये बात उर्फी जावेद को जरा रास नहीं आई और उर्फी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेतन भगत की जमकर क्लास लगा दी। इतना ही नहीं, चेतन भगत को उन्होंने खराब सोच वाला व्यक्ति भी करार दे दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया और चेतन भगत पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने लेखक को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पोस्ट में उर्फी ने लिखा कि जब अपने से आधी उम्र की लड़कियों को सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं तब उनके कपड़ों ने तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाया। तुम उन इंसानों में से एक हो जो अपनी हर गलती के लिए महिलाओं को दोषी मानते हैं। और फिर आगे लिखा कि अगर तुम्हारी सोच खराब है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसमें लड़की के कपड़ों की गलती है। कहते हो कि मेरे ड्रेसिंग सेंस से देश के यंग लड़कों का ध्यान भटक रहा है। क्या तुम्हारा यंग लड़कियों को मैसेज करना ध्यान भटकाने वाला नहीं था?
सच में ये बेहद बकवास है। स्टोरी में उर्फी जावेद चेतन भगत पर लगे मीटू मामले की बात की ओर इशारा भी करती हुई नजर आई। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में शनिवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्रिक का 23वां 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन शनिवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश के मनोचिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। कोलकाता से आए डॉक्टर भास्कर मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आनुवंशिक बीमारी में मानसिक रोगों का बहुत रोल होता है। उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जिसके परिवार में किसी को मानसिक समस्या है उसका अपने से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं अमेरिका से आए डॉक्टर चेरी केसवन ने कहा कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने के मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर रसल डिसूजा ने कार्य क्षेत्र में होने वाले मानसिक बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में काम और निजी जीवन में उचित सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसिक तकलीफों की वजह से दिमाग में अलग रसायन का काम या कम या ज्यादा होना इस पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि नई बात है कि इस विषय में देश विदेशों में रिसर्च हो रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर राजेश नागपाल, डॉक्टर अनुकांत मित्तल भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अतिथियों का स्वागत देवा फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर गोपाल झवर और मोहिनी झवर ने किया। हमारी गोष्ठी हो रही है, ये मानसिक रोग से संबंधित कई विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है। और आप जानते हैं कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोतरी हुई है, बहुत रिसर्च हुई है। तो सबको एकत्रित करना, समझना, ताकि उसका सबको फ़ायदा हो, ये इस गोष्ठी का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये मनोविकार तज्ञों की परिषद है जिसमें ऑलमोस्ट सभी विषय जो हमारे कल्चर में आती है वो डिस्कस हो रही है। जैसे जो तरुणाई है उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उसको कैसे डील करना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। कुछ जो आदतें हैं लोगों की, बुरी आदतें जो आजकल हो रही है, जैसे अल्कोहल है, कैनबिस है, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। काफ़ी सारी जो मनोविकार है वो सब डिस्कस हो रहा है। वहीं अगली खबर भी बनारस से है, जहां पर कोटेदार की मनमानी और धांधली से त्रस्त ग्रामवासियों ने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी के विद्यापीठ ब्लॉक स्थित ग्राम सभा करसड़ा के कोटेदार संकटा प्रसाद द्वारा आए दिन मनमानी, धांधली और ग्रामवासियों को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी से परेशान सभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पर उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वहां उपस्थित पूर्व ग्राम प्रधान शीतल प्रसाद मौर्य पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ग्राम सभा में कोटेदार संकटा प्रसाद ने गांव वालों को मनमानी तरीके से राशन बांटना शुरू कर दिया और विरोध करने पर धमकी देते हैं। धांधली करना आम बात हो गई है उनके लिए, जिससे पूरा गांव परेशान है। इसी क्रम में सभी गांव वालों ने सामूहिक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से वाराणसी के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, खाद्य पूर्ति अधिकारी, राजा तालाब तहसील के SDM और खाद्य पूर्ति राज्य मंत्री समेत राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली FCI चेयरमैन, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय तक गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर उनमें काफी रोष है। जिलाधिकारी के माध्यम से ग्रामीणों ने अपील की है कि कोटेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर भय के वातावरण से ग्रामीणों को मुक्ति दिलाए। मामला ग्राम सभा करसा में सरकारी कोटेदार संकटा प्रसाद द्वारा जो चलाया जा रहा है, मनमाने तौर से चलाया जा रहा है। जनता की बात कोई नहीं सुनी जा रही है। अपने हक की लड़ाई जनता जब जाती है तो इन्हों कोटेदार कहते हैं जाओ यहाँ भाग जाओ, तुम्हारा ज़्यादा नवारी के तुम्हारे राशन कार्ड काट दिए जाएंगे। इस संबंध में सारा जनता काफ़ी पटवोश होकर जिलाधिकारी वाराणसी किया अपना कार्ड कर जो है हम लोगों का अनुरोध है गांव सभा की ओर से ये खुली बैठक कराकर कोटा की पुनः कोटा को हटाकर ऐसे भ्रष्टाचार कोटेदार को हटाकर नए कोटे का चयन। यहाँ पे आज हम सभी ग्रामवासी DM साहब को एप्लीकेशन देने के लिए आए थे। हमारे कोटेदार के
कोटेदार मनमानी और भ्रष्टाचारी तरीके से, और उसका कहना है कि हमारा सचिवालय में और उच्च अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, हमारा कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो इस बार हम लोगों ने सामूहिक सहमति पत्र पे साइन किया है। इसका सारा ही प्रारूप हम लोग जो है पीएम तक, सीएम तक, और बनारस में कोई भी अधिकारी नहीं बचा है जहां तक हमारी ये जो है सहमति पत्र न गया हो। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।